तीन बहनों की महाखानी, एक ही गांव में बसे तीन संसार। भाग 1। रामपुर की तीन कड़ियां। रामपुर गांव के कोने पर स्थित एक छोटा सा मिट्टी का घर हमेशा हंसी मजाक से गूंजता रहता था। यह घर था किसान रामचरण का। रामचरण स्वभाव के बहुत सीधे, ईमानदार और मेहनती इंसान थे। उनकी पत्नी के देहांत के बाद उनकी तीन बेटियों राधा, सुमन और कोमल ने ही उनके जीवन को संभाला था। राधा बड़ी बहन। मां के जाने के बाद राधा ने ही दोनों छोटी बहनों को मां का प्यार दिया था। वह गंभीर, शांत और पूरे गांव में अपनी समझदारी के लिए जानी जाती थी। रसोई संभालने से लेकर पिता के सुख दुख का ध्यान रखना उसकी दिनचर्या थी। सुमन मझली बहन। सुमन राधा से बिल्कुल उलट थी। वह चुलबुली, नटखट और बेहद बातूनी थी। पूरे गांव की खबरें उसके पास होती थीं। उसकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि उदास से उदास इंसान भी मुस्कुरा उठे। कोमल छोटी बहन। कोमल घर की लाडली थी। वह शांत स्वभाव की थी और उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वह अक्सर गांव की पाठशाला के बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ते देखती और घर आकर टूटी हुई स्लेट पर अक्षर लिखती। तीनों बहनों में इतना गहरा प्रेम था कि गांव वाले कहते थे, ये तीन बहनें नहीं बल्कि एक ही शरीर के तीन हिस्से हैं। भाग 2। सुंदरनगर से आया अनोखा प्रस्ताव वक्त पंख लगाकर उड़ गया। तीनों बहनें विवाह के योग्य हो गईं। रामचरण रात रात भर जागकर बेटियों के भविष्य के बारे में सोचते। एक गरीब किसान के लिए तीन बेटियों की शादी एक साथ करना किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा था। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि शादियों के बाद तीनों बहनें अलग अलग दिशाओं में चली जाएंगी और उनका यह अटूट रिश्ता बिखर जाएगा। तभी एक दिन रामपुर के पंडित जी रामचरण के घर आए। उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। उन्होंने चाय का घूंट लेते हुए कहा, रामचरण, तुम्हारी चिंताओं के दिन अब खत्म हुए। पड़ोस के सुंदरनगर गांव के सबसे बड़े जमींदार घराने से तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ता आया है। रामचरण चौंक गए। पंडित जी, मेरे पास जमींदार घराने को देने के लिए दहेज नहीं है और वो तीन शादियां एक साथ कैसे करेंगे? पंडित जी ने हंसते हुए समझाया, जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के दो बेटे हैं, माधव और विनय, और उनके सगे स्वर्गीय भाई का एक बेटा है आकाश, जिसे बलवंत सिंह ने अपने बेटों की तरह ही पाला है। तीनों लड़के सुशिक्षित और संस्कारी हैं। ठाकुर साहब को अपने तीनों बेटों के लिए ऐसी बहुएं चाहिए जो संस्कारी हों और उनके भरे पूरे परिवार को संभाल सके। जब उन्होंने तुम्हारी बेटियों की तारीफ सुनी तो उन्होंने खुद यह प्रस्ताव भेजा है। यह सुनकर राधा, सुमन और कोमल के दिलों में एक साथ घबराहट और खुशी की लहर दौड़ गई। एक ही गांव में, और वो भी लगभग एक ही परिवार में, शादी होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। भाग 3। एक ही मंडप। तीन विदाई शादी का दिन तय हुआ। सुंदरनगर से बारात रामपुर पहुंची। पूरा रामपुर गांव इस ऐतिहासिक दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ा। एक ही विशाल मंडप में तीन वेदियां बनाई गई थीं। बड़ी बहन राधा का विवाह ठाकुर बलवंत सिंह के बड़े और गंभीर बेटे माधव से हुआ, जो पिता के साथ जमींदारी का काम संभालता था। सुमन का विवाह चुलबुले और हंसमुख आकाश से हुआ, जो गांव में कपड़े का व्यापार देखता था। सबसे छोटी कोमल का विवाह ठाकुर साहब के सबसे छोटे बेटे विनय से हुआ, जो शहर से वकालत की पढ़ाई पूरी करके लौटा था और कोमल की तरह ही शांत और पढ़ा लिखा था। जब विदाई का समय आया तो रामचरण की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने तीनों दमादों के हाथ जोड़े और कहा, मैंने अपनी जिंदगी की तीन पूंजी आपको सौंप दी है, इन्हें कभी अलग मत होने देना। राधा ने अपने पिता के पैर छुए और धीमे से कहा, बाबूजी, आप रोइए मत, हम दूर कहाँ जा रहे हैं, हम तीनों एक ही गांव में रहकर आपके पास ही रहेंगे। भाग 4। सुंदरनगर में गृह प्रवेश और तीन चूल्हे। सुंदरनगर पहुंचने पर तीनों बहुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली बहुत बड़ी थी। माधव और विनय अपनी मां के साथ मुख्य हवेली में रहते थे, जबकि आकाश का परिवार हवेली के ठीक पीछे बने एक बड़े और सुंदर घर में रहता था। क्योंकि परिवार बड़ा था,
इसलिए परंपरा के अनुसार रसोई 3 अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थी, लेकिन आंगन एक ही था। शुरुआती कुछ महीने किसी सपने जैसे बीते। सुबह का समय। राधा सुबह 4 बजे उठकर हवेली की रसोई संभालती। सुमन थोड़ी देर से उठती तो राधा मुस्कुराकर उसकी मदद के लिए तैयार रहती। कोमल अपनी पढ़ाई और विनय के कोर्ट के कागजातों को व्यवस्थित करने में व्यस्त रहती। दोपहर का समय। दोपहर में जब पुरुष खेतों या काम पर चले जाते तो तीनों बहनें हवेली के बीचों बीच बने विशाल नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा होती। सुमन गांव भर की गपशप सुनाती, राधा सबके लिए आम का अचार डालती और कोमल उन्हें शहर की नई बातें बताती। गांव के लोग उनकी एकता देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। सुंदरनगर के लोग उन्हें त्रिवेणी 3 नदियों का संगम कहने लगे थे। भाग 5 दुश्मनी का जहर और परिवारों का बंटवारा। कहते हैं कि सुख की छांव के बाद दुख की धूप भी आती है। ठाकुर बलवंत सिंह के बीमार होने के बाद घर की बागडोर माधव के हाथों में आ गई। इसी बीच गांव के कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोगों ने आकाश के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने आकाश से कहा, तुम तो चचेरे भाई हो, माधव तुम्हें कभी बराबरी का हक नहीं देगा। खेतों की सबसे उपजाऊ जमीन माधव ने अपने पास रख ली है। धीमे धीमे यह जहर आकाश के दिमाग में बैठ गया। एक दिन खेतों की मेड़ सीमा को लेकर माधव और आकाश के बीच सरेआम बहस हो गई। आकाश ने चिल्लाकर कहा, भाई साहब, आप बड़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरा हक मार लेंगे। मुझे अपनी जमीन का आधा हिस्सा बिल्कुल अलग चाहिए। माधव, जो स्वभाव से कड़क था, उसने कहा, आकाश, तुम परायों की बातों में आकर अपने भाई पर शक कर रहे हो। अगर तुम्हें अलग ही होना है तो आज से हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। बात इतनी बढ़ गई कि हवेली के बीच में एक बड़ी दीवार खींच दी गई। इस लड़ाई का सबसे बुरा असर तीनों बहनों पर पड़ा। आकाश ने सुमन से साफ कह दिया, अगर तुम आज के बाद हवेली की दहलीज पर गई या राधा दीदी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ माधव की मां ने राधा को सख्त हिदायत दी कि वह सुमन के घर की तरफ न देखे। कोमल इस स्थिति में सबसे ज्यादा परेशान थी, क्योंकि विनय इस लड़ाई में तटस्थ न्यूट्रल था, लेकिन वह भी अपने बड़े भाइयों को समझा नहीं पा रहा था। भाग 6 मौन का दर्द। अब दोपहर की वो महफिलें खत्म हो चुकी थीं। नीम का पेड़ सूना पड़ गया था। तीनों बहनें एक ही गांव में एक दूसरे के घरों के सामने रहती थीं, लेकिन उनके बीच मीलों की दूरी आ गई थी। एक दिन सुमन कुएं पर पानी भरने गई। वहां राधा भी आई थी। दोनों की नजरें मिली। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन तभी उसकी सास ने दूर से उसे आवाज दे दी। सुमन ने भारी मन से अपना घड़ा उठाया और मुंह फेरकर चली गई। राधा वहीं बैठकर चुपचाप रोने लगी। कोमल ने यह सब देखा। उसने अपनी बहनों के इस दर्द को महसूस किया। उसने विनय से कहा, सुनिए जी, जमीन के टुकड़े के लिए क्या हमारे रिश्ते भी बंट जाएंगे? मेरी बहनें घुट-घुट कर जी रही हैं, मुझे कुछ करना होगा। विनय ने उसका साथ देते हुए कहा, कोमल, मैं कानूनी रूप से सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दिलों की दूरी तो तुम बहनें ही मिटा सकती हो। भाग 7 कोमल की गुप्त योजना। कोमल ने एक रात चुपके से सुमन और राधा के कमरों की खिड़कियों के नीचे जाकर एक पर्ची फेंकी। पर्ची पर लिखा था, कल दोपहर जब सब सो रहे होंगे, गांव के पुराने शिव मंदिर के पीछे आ जाना। तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारा इंतजार करेगी। अगर नहीं आई तो समझूंगी मेरे लिए तुम्हारी ममता खत्म हो गई। अगले दिन दोपहर को समाज और पतियों के डर को पीछे छोड़कर राधा और सुमन छिपते छिपाते पुराने शिव मंदिर के पीछे पहुंची। कोमल वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा, वे सारी पाबंदियां भूल गईं। सुमन दौड़कर राधा के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी, दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर हूं। वह आकाश गुस्से में कुछ भी सुन नहीं रहे हैं। राधा ने सुमन के आंसू पोंछे, पगली, तेरी क्या गलती है? पुरुष अपने अहंकार में अंधे हो गए हैं, पर हमें मजबूत रहना होगा। हमें अपने पतियों को समझाना होगा
कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। तीनों बहनों ने मिलकर मंदिर के देवता के सामने कसम खाई कि चाहे पुरुष आपस में कितनी भी लड़ाई करे, वे अपनी बहनों का प्यार कभी कम नहीं होने देंगी और चुपके से एक दूसरे की मदद करती रहेंगी। भाग 8। प्रलय की रात और परीक्षा की घड़ी। साल सावन के महीने में सुंदरनगर पर प्रकृति का कहर टूटा। लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। गांव के पास की नदी उफान पर आ गई। नदी का बांध कमजोर हो गया था और कभी भी टूटने की कगार पर था। चौथे दिन की रात को जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक एक जोरदार आवाज हुई। बांध टूट गया था। नदी का मटमैला और तेज पानी गांव के निचले इलाकों और खेतों में घुसने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपने बच्चों और मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ भागने लगे। माधव और विनय हवेली के अनाज और लोगों को सुरक्षित करने में जुटे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि आकाश अपने कुछ कीमती कपड़ों के स्टॉक और मवेशियों को, कोई मेरे सुहाग को बचाओ, वह अकेले खेतों की तरफ गए हैं। माधव ने जब सुमन को बिलखते देखा तो उसके अंदर का बड़ा भाई जाग उठा। उसने जमीन का विवाद, गुस्सा और अहंकार सब एक पल में भुला दिया। माधव ने चिल्लाकर कहा, विनय, रस्सियां उठाओ, आकाश संकट में है। राधा ने माधव का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में डर था लेकिन विश्वास भी था। उसने कहा, आप जाइए, अपने भाई को लेकर आइए। भाग 9 और मृत्यु का संघर्ष। माधव और विनय तेज पानी के बीच तैरते और पत्थरों को पकड़ते हुए खेतों की तरफ बढ़े। गोदाम के पास पानी छाती तक पहुंच चुका था। आकाश एक पेड़ की डाल को पकड़े हुए था और उसका पैर बहकर आए एक भारी लकड़ी के लट्ठे के नीचे दबा हुआ था। वह थक चुका था और उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। आकाश, माधव ने आवाज दी। आकाश ने ऊपर देखा। उसे जिससे जमीन छीनी थी वह अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने आया था। माधव ने विनय की मदद से उस भारी लकड़ी को हटाया। पानी का बहाव बहुत तेज था। एक समय ऐसा आया जब माधव का संतुलन बिगड़ गया और वह बहने लगा। लेकिन इस बार आकाश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर माधव का हाथ पकड़ लिया। विनय ने रस्सी फेंकी और तीनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। वे तीनों मिलकर पानी के विभत्स रूप से लड़ते हुए वापस सुरक्षित जमीन पर आ गए। भाग 10। एक नया सवेरा और अटूट त्रिवेणी। सुबह तक पानी का स्तर कम होने लगा था। गांव के स्कूल के राहत शिविर में पूरा परिवार इकट्ठा था। आकाश जमीन पर बैठा हुआ था, उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह रेंगता हुआ माधव के पैरों के पास पहुंचा और रोते हुए कहा, भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं परायों की बातों में आ गया था। यह जमीन, यह जायदाद सब बेकार है। अगर आज आप नहीं आते तो मैं जिंदा नहीं बचता। माधव ने आगे बढ़कर आकाश को गले से लगा लिया। पागल भाई, जमीन के टुकड़े अलग हो सकते हैं, भाई का खून कभी अलग नहीं हो सकता। यह देखकर राधा, सुमन और कोमल की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। हवेली के बीच की वो दीवार हमेशा के लिए गिरा दी गई। तीनों भाइयों ने समझ लिया था कि उनकी पत्नियों की समझदारी और उनके शांत रहने की वजह से ही आज यह परिवार टूटने से बच गया। कुछ दिनों बाद रामचरण अपनी बेटियों से मिलने सुंदरनगर आए। जब उन्होंने तीनों बेटियों को एक ही रसोई में हंसते गाते खाना बनाते देखा और तीनों दमादों को एक साथ बैठकर खेतों की योजना बनाते देखा तो उनके बूढ़े चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आईं। उन्होंने मंदिर में जाकर माथा टेका और कहा, हे ईश्वर, हर पिता को ऐसी ही बेटियां और ऐसा ही गांव मिले। सुंदरनगर की वो त्रिवेणी आज भी पूरे इलाके में मिसाल है, जो यह सिखाती है कि यदि घर की औरतें समझदार और एकजुट हों तो पुरुषों का बड़े से बड़ा अहंकार भी टूट जाता है और परिवार हमेशा सुरक्षित रहता है।